मुस्कुरा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, मैं काउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट डन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यहाँ आ जाओ। अच्छा, लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक स्टार्टिंग विद दिस, अब कुछ कोर्स का कुछ ऐसा हिस्सा है जो मैं आपको मैं आपको मोटिवेट करूं, और पहले तो मैंने आपको डराया है, डिमोटिवेट नहीं किया, डराया है कि अगर आप इस टॉपिक में नहीं करोगे ना प्रैक्टिस, यू विल डेफिनेटली लूज सम मार्क्स, और सीरियस मार्क्स। आप एग्जाम के अपने ना जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, डेप्रीसिएशन देखा है ना, तो डेप्रीसिएशन अगर आपको नहीं समझ आएगा तो यू विल डेफिनेटली लूज लाइक सम पोटेंशियल मार्क्स इन योर एग्जाम। ए से सी और सी से यू आ सकता है आपका, ये गैप डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके एग्जाम में। बच्चे को ये आना शुरू हो जाता है, बच्चे को पूरी अकाउंटिंग आना शुरू हो जाती है, बच्चे को समझ में आ जाता है ए लेवल्स में इट्स अबाउट फॉर्मेट, इट्स अबाउट लाइक कैलकुलेटिंग द राइट अमाउंट। थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, अब तो ये देखा है ना ये सब कुछ। अब जो टॉपिक अब स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें जान लगाइए मेरे साथ 20-25 दिन ना, मैं आपको, ये मेरा वो बैच होगा जिसमें, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड भी करना है, तो मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के सोल्यूशंस आपको थ्रो करूंगा, एक्स्ट्रा भी आप ही को दूंगा, सब कुछ जो भी है। चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं सर। मैंने यहाँ एक हेडिंग डाली सर, हमारे पास एक एरिया अकाउंटिंग का जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर, हेडिंग डालें सर, यहाँ मैंने एक हेडिंग डाली अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट। डरा धमका तो मैंने आपको दिया, लेकिन मैं आपको एक तरफ से मोटिवेट करूं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। शहर में ये टॉपिक पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए शहर में, ये जो सामने आपके साथ बैठे हुए इनका लफ्ज बोला जाता है, बात समझ रहे हो? ये मैं इसकी आपको इन एंड आउट सब सिखा के भेजूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे लिए, मेरा यूएसपी है ये। मतलब कोई बात मैं आपको इतनी सारी कहानियां सुनाने के बाद इवेंचुअली कुछ क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं समटाइम्स, वो ये टॉपिक मेरे साथ खत्म करते हैं, बोलते हैं सर समझ में तो आया, हमेशा आया, पहली बार समझ में आया डेप्रिसिएशन किस चीज़ का नाम है। मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुना के आपको भेज रहा हूँ, सही है? अब सबसे पहले तो ये सुने, क्लास में हम पहले तो इसको स्टार्ट लेते हैं किसी एक लेवल से। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट एक एरिया है, जैसे बैलेंस शीट में एक हिस्सा उसका नाम है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में बहुत सारे एसेट्स होते हैं। मैं नॉन करंट एसेट्स से पहले बहुत सारे एसेट्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर रहा हूँ, और देखिए मैं गिरते गिरते कहाँ तक आऊंगा नीचे। सबसे पहले तो मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ सर, आपके पास एक पार्ट होगा जिसका नाम होगा सर इंटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको बिजनेस कभी भी छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। बकवासी एग्जांपल है, बकवासी डेफिनेशन है, बिजनेस जब भी किसी चीज को फिजिकली एग्जिस्ट ना करता हो, बिजनेस में कोई चीज फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस किसी चीज की ना हो, और वो तब भी एसेट हो, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। मेरे बिजनेस की अच्छी रेप्यूटेशन, सर ये बिजनेस का इंटेंजिबल एसेट है। जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मेरी बात बहुत आराम से समझेंगे। सर कोई एग्जांपल दे, मैं अपना इंस्टीट्यूट आज ये बेच दूं, द क्लासरूम बेच दूं, किसी को भी बेच दूं, मैं गारंटी कर रहा हूं मैं इन एसेट से ज्यादा वैल्यू निकाल लूंगा। 40-50 लाख अगर ये तमाम एसेट्स लगे हुए, इनकी कॉस्ट है, करोड़ रुपए अगर इनकी कॉस्ट है, तो मैं सामने वाले को बोलूंगा 2 करोड़ का बिजनेस बेचूंगा भाई, चलता हुआ बिजनेस बेच रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो सर एक पार्ट वो होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। एक पार्ट वो होता है सर जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। सर फिजिकल एग्जिस्टेंस जिस चीज की होती है ना सर, उस एसेट का नाम हम क्या रखते हैं? उस एसेट को हम बोलते हैं सर टेंजिबल एसेट। तो सर मैंने आपके सामने एक इनटेंजिबल एसेट रखा और एक टेंजिबल एसेट रखा। अब यहाँ देखिएगा, अब ये कमाल, कमाल ये कि सर ये जो टेंजिबल एसेट है सर, इसके इसके अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है। और जब किसी चीज के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद होती है ना सर, तो इसका मतलब है सर उसको हमारा कोर्स दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। हमारा कोर्स, जो हमारा कोर्स है, इसको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले एसेट को, नॉन करंट एसेट को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। सर पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा है सर उसका लैंड। लैंड एक ऐसा नॉन करंट एसेट है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। दूसरा, अदर देन लैंड। सर ये क्या बात हो गई? यही तो बात हो गई, अदर देन लैंड। बात समझ में आ रही है? लैंड मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल है। मैं कराची को उठा के लाहौर पे फेंक दूं, या लाहौर को उठा के कराची पे फेंक दूं, नहीं कर सकता ना। मोबिलिटी नहीं है इसमें। एक तो मोबिलिटी नहीं है, दूसरी कहानी क्या है बेटा? लैंड नेचुरल रिसोर्स है, पढ़ा हुआ है आपने इकोनॉमिक्स में। और बोलो इन्फ्लेशन, मैं भी अब ऐसे ऐसे लफ्ज बोलूंगा ना।
सर मैंने क्या लिखा, ये मेरे लिए क्या है सर, नेचुरल रिसोर्स है। पहली बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, अभी तक ओ लेवल्स वाले भी बच्चे बैठे हैं जिन्होंने मुझसे ओ लेवल्स पढ़ी हुई है, जो ऑनलाइन है वो भी समझ रहे हैं मेरी बात। सर मैं आपसे कह रहा हूँ जो नेचुरल रिसोर्स है ना बेटा, वो डिप्लीट करती है, वो डेप्रीशिएट नहीं करती। ये बात काम की से सुनिएगा, अक्सर लोगों से पूछा जाता है लैंड डेप्रीशिएट नहीं करता तो क्या करता है, वहां चुप हो जाता है बच्चा। सर लैंड नेचुरल रिसोर्स है, वहां पे क्वालिटी किसकी है, डिप्लीशन। आपने सुना है कभी गांव गांव में खेतों में तो में क्या होता है सर कि एक साल एग्रीकल्चरल फार्मिंग होती है तो उस जगह की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर द सॉइल बिकम्स मोर फर्टाइल, एक साल उसको गैप देते हैं, जैसे 1000 एकड़ की जगह है तो 500 एकड़ पे एक साल काम होगा, 500 एकड़ पे एक साल काम होगा, एक फसल पे एक साल काम करेंगे, उसका वो हिस्सा छोड़ देंगे एक साल के लिए और नेक्स्ट ईयर दूसरी जगह पे काम करेंगे, ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी जो है ना उस फसल की, उस जमीन की हाई रहे। नेचुरल रिसोर्स ने क्या किया, अपने आप को पहले कम किया, उसकी जो उसका जो प्रोडक्शन थी वो उसने कम किया, एक साल आपने गैप दिया, वापस प्रोडक्शन अप हो गई। आपके घर में जो पानी का कुआं होगा वो भी ऐसे ही चलता है भाई, पानी आप उसमें से लाइक आप उसमें ड्रेन आउट करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, फिर एक वक्त आएगा वो वेल तबाह हो जाएगा, आपको एक लेवल पे लाके उसे छोड़ देना होता है, फिर वो दोबारा उसमें पानी दोबारा अप होता है, तो नेचुरल रिसोर्स वापस आ जाती है, लैंड अपनी जगह पे वापस आ जाता है। और दूसरी बात, लैंड में वेयर एंड टेयर नहीं होता, लैंड में कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, लैंड के अंदर कोई रस्ट एंड डस्ट की कंडीशन नहीं होती, पानी के नीचे, समंदर में पानी के नीचे भी लैंड है, लैंड हो गई तभी तो पानी है ऊपर, बात समझ आ रही है। लैंड डेप्रिशिएट नहीं करता, लैंड क्या करता है, डिप्लीट। अब आ जाए सर, अदर अदर देन लैंड, अदर देन लैंड कोई भी चीज हो सर, उसको आप क्या करेंगे सर, उसको आप करेंगे डेप्रिशिएट। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर, टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है सर डेप्रिसिएशन से, ये लफ्ज है हमारे असल टॉपिक का नाम ये है। हालांकि पता है क्या, लोगों को सिर्फ ये दिल करता है उनको पढ़ाने में ना कि वो सब डेप्रिसिएशन पढ़ा दें, बाकी सब के बारे में कोई ना बताएं। जब आप बाकी सब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे ना तभी तो ये मुसीबत स्टार्ट होगी, मेरी बात समझ में आई। तो हमने सर यहाँ से बात को स्टार्ट किया है, राइट सर। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते होंगे इसके ऊपर। सर मैं आपको पहले तो ये रोक के बताऊं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया यहाँ, इन्वेंट्री है सर, उसका स्टैंडर्ड होगा बिल्कुल, अगला टॉपिक ही डेप्रिसिएशन के बाद, सोल्टरी के बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा आपको, IS 2 लगता है उसके ऊपर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इस पे कौन से IS अप्लाई होते हैं सर, इसके ऊपर IS अप्लाई होते हैं 16 और IS 36 सर, ये दो IS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन दोनों पर अप्लाई होते हैं सर। ये दो क्या बात करती हैं, जितना भी अकाउंटिंग में एसेट से रिलेटेड जो भी बात हुई है आज तक, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड अदर देन लैंड, वो सब इसमें आपको मिल जाएगी, इवन लैंड भी मिल जाएगा आपको इसमें, लैंड लेकिन डेप्रिशिएट नहीं होता, ये वही उसकी आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। लेकिन अब काम की बात सुनेंगे, लिख लिया, डन। अब मेरी बात सुनो सर, तो ये क्या चीज़ है IS वाईएस, ये क्या बता रहा है, सारा काम ही इस IS का है। अगर इस IS को मैं यहाँ से हटा दूँ तो आप सारी जिंदगी सिर्फ इस समंदर में ना डाइव इन करते रहेंगे, कुछ नहीं निकाल पाएंगे, मैं यकीन करें आपको बता रहा हूँ। आप सारी जिंदगी अकाउंटिंग की ये स्टैंडर्ड्स ना पढ़ें और बिला वजह बेसिक अकाउंटिंग पढ़ें, आपको कुछ नहीं समझ आना। सुनो पहले काम की बात सर, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये तक बताते हैं, अगर आप एग्रीकल्चरल सेक्टर से कनेक्टेड हैं और आपने जो है गाय खरीदी है, गाय चारा खाती है और कुछ प्रोड्यूस करती है, आप वो चीज़ें बेचते हैं दुनिया को, तो गाय तो खाना खा के बड़ी हो रही है, इन्वेंट्री कैसी है ये जो बड़ी हो रही है, खाई जा रही है और बड़ी हो जा रही है, फिर वो मजीद अपने बेबीज बॉर्न कर रही है, वो और बड़ी हो रही है, आपका स्टॉक बढ़ रहा है ना। ये कैसी इन्वेंट्री है, दुनिया में अलग टाइप की इन्वेंट्री है ये तो, जो खा भी रही है, प्रोड्यूस भी कर रही है, फिर नया प्रोड्यूस भी कर रही है, तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। ये एक स्टैंडर्ड है सारे, ये बना के देते हैं आपको ये। इसी तरह ये सब चीज़ों के बारे में डिफाइन करके देते हैं नॉन करंट एसेट को। मैं इन्वेंट्री में इसलिए चला गया आपको ये बताने के लिए कि स्टैंडर्ड्स किसी काम के होते हैं। अब आ जाए वापस नॉन करंट एसेट में, तो भाई नॉन करंट एसेट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, उन स्टैंडर्ड्स पे ही बात फॉलो होती होगी, बात समझ में आ रही है सर। तो मेजर टॉपिक क्या है, हेडिंग डाल रहा हूँ सर इसकी, यहाँ से अब इतनी तमीज मैं यूजुअली नहीं लेता किसी भी टॉपिक पे, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो मैंने लिखा सर डेप्रिसिएशन हमारा आज का टॉपिक है, आ रही बात समझ में, कहाँ से निकला, टेंजिबल से इंटेंजिबल से, टेंजिबल से, टेंजिबल में भी कौन से अदर देन लैंड से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है कहानी सर। तो इसका मतलब है सबसे पहले स्टार्ट लेते ही सबसे पहले हमें एक बात एस के लेवल पे तो ये फिक्स कर लेनी है जहन में, सुने कमाल की चीज, वो ये कि सर ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये कहाँ से लाई सर आप, ये मेरा फोन लगा है सामने, मैंने 1 साल से लगाया भाई, आपके सामने ये मशीन लगी हुई है, 1 साल तो आप मुझसे 3 4 6 महीने और पढ़ लोगे, उसके बाद क्या होगा सर, इस मशीन को सर हम क्या करेंगे, साथ रखेंगे या क्या करेंगे, बेच बाज देंगे, क्या करेंगे, बेच देंगे ना, जितने की खरीदी होगी उतने की बिकेगी या कम की बिकेगी, क्यों, यूज कर लिया ना मैंने, यूज कर लिया तो इसमें क्या हो गया जो कम की हो गई है,
कोई टूट फूट हो गई होगी, कोई बैटरी लाइफ कम हो गई होगी। अब तो तुम लोग तो भाई इस दौर के बच्चे हो, तुम लोग को ये बात बताना मुश्किल ही नहीं है। नया मोबाइल आ गया होगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी, बैटरी लाइफ खराब हो गई होगी, सर आपने 10 बार गिरा दिया होगा, कुछ क्रैक भी पड़ गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो मैं कह रहा हूँ ना सर, इसकी वैल्यू फॉल करेगी। तो हमारा बच्चा तो बड़े आराम से समझता है, सर एसी है, नया खरीदूंगा तो कुछ और वैल्यू का होगा, पुराना खरीदूंगा तो कुछ और वैल्यू का होगा। वैल्यू क्या हो गई होगी? कम हुई होगी ना, कम। तो सर इसका मतलब है ये एक्सपेंस नॉन कैश कैसे हुआ सर? सर मैंने ये एसी खरीदा, इसकी वैल्यू 25,000 रुपये कम हो गई, मैं भाग के गया अपनी ड्रॉर में से 25,000 रुपये निकाले, रोड पे से एक फकीर जा रहा था, उसको मैंने सदका कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना, क्या करूंगा, वैल्यू कम हो गई तो हो गई। अब कब देखेंगे वैल्यू कितनी कम हो गई, कब कम हो गई? साल के आखिर में जब बेचेंगे तब देखेंगे। अच्छा, ये जो मेरी बात है ना, मैंने पैसे निकाले जाके किसी को दे दिया, आपको अभी मेरी बात जो सुन के ना अजीब सा लगेगा, अजीब बॉन्डा सा क्रैकिंग जोक वाली सिचुएशन में आपको सुना रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा। ये जो मैंने बेचा ना, कैश से निकाला, ले जाके किसी को दिया, आगे काम आएगा ये लफ्ज, आगे आएगा, बहुत आगे जाके पता बताऊंगा। सर अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखें डेप्रिसिएशन की, अब बहुत आपने इसके बारे में सुन लिया। सर हेडिंग डालें और लिखें सर, स्प्रेडिंग द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और ये लफ्ज आपने नहीं लिखा तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा, एक्सेप्ट लैंड। Spreading the value of non-current assets over its useful life except land. सर सारी कहानी आपने सुनाई, वैल्यू कम और लिख रहे हैं स्प्रेडिंग द वैल्यू। ये क्या कहानी है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये नई डेफिनेशन बेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ आपको। आगे जाके आपको प्रूव हो जाएगा सर ये वैल्यू का डिक्लाइन करना नहीं है, ये बल्कि आपने जो एक स्पेसिफिक अमाउंट खर्च किया हुआ है, ये उसको स्प्रेड करने की बात कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अली सुनो। मैं फॉर एग्जांपल अभी तो चार्ज हो रहे हैं, मैं इसी फोन की बात करूं जो सामने लगा हुआ है। सर मैं आपसे ये कहूं कि सर ये फोन जो है, मैंने फर्ज करो अगर 2 लाख रुपए का लिया है, और अगर इसकी लाइफ जो है वो फर्ज करें 5 साल है, तो ये हर साल 40,000 रुपए इसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी? कम। सर किसी भी चीज की वैल्यू जब जब कम होती जाएगी तो मैं उसे एज एन एक्सपेंस ट्रीट करूंगा, है ना? असल में ये बात नहीं है। अगर ये प्रॉफिट को, हाँ, तो जो बात तुम कह रहे हो वो मैं ये लिखता हूँ ना। सर डायरेक्ट हिट तो करेगा, बाद में करते हैं ये बात, पहले तो यार जरा बड़े हो गए ना, वो लेवल्स वाली अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ सकते। सर कम से कम इस वाले टॉपिक में तो ऐसे पढ़े कि कम से कम एसीसीए के किसी बच्चे से कोई बहस तो कर सके हम। सर एक होता है बेनिफिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम, मैंने लिखा सर कोई एक चीज हो आपकी जिसमें से आपने बेनिफिट ड्राइव किया हो। और सर बेनिफिट ड्राइव का मतलब ये होता है सर कि वो आपके रेवेन्यू में आपको कितना हेल्प कर रही है, ऐसा ही ना? मैं ये कहूँ मैंने एक एसी लिया, तो सर ये एसी मुझे इस साल मेरे रेवेन्यू को कितना ड्राइव करके दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेनिफिट ड्राइव्ड अगेंस्ट इट्स कॉस्ट। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आई बात? पेन रखा, फिर मैंने आपको समझा एक बात। सर ये फोन मैंने चलाना शुरू किया, इसकी लाइफ आपने कहा मुझे, आप अगर समझते हैं आईफोन को, तो आईफोन की मैक्सिमम लाइफ 4 इयर्स होती है। आईओएस क्योंकि 4 साल के बाद वो अपडेट करना छोड़ देगा। बल्कि अगर मैं सही बात बोलूं तो समटाइम्स इनकी लाइफ 2 साल होती है, इनकी वारंटी 2 साल है। अगर मैं कह रहा हूं आपको इस एसी की बात करें तो इसकी 3 साल कंप्रेसर वारंटी है, तो इसकी लाइफ 3 साल है। आपने चाहे इसको 3 लाख का लिया हो, 2 का या 1 का, लेकिन अगर ये 3 साल की इसकी वारंटी है तो ये 3 साल चलेगा। उससे ज्यादा चल गया तो बोनस है, किस्मत है। लेकिन लाइफ कंपनी बता रही है आपको कि इसकी लाइफ कितनी होगी। अब सर सुने इसके बारे में क्या कह रहा हूँ। ये जो मैंने सामने लिखा, सर मैं आपसे कहता हूँ 2 लाख की मैंने कोई चीज खरीदी, 4 साल चलनी थी, 50,000 रुपए हर साल उसकी वैल्यू फॉल कर जाएगी। तो उसका मतलब अगर हर साल उसकी वैल्यू 50,000 कम हो जाएगी ना, तो 50,000 का बेनिफिट ड्राइव करूंगा मैं उससे। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए तो मैं एसेट खरीदता हूँ। अली मेरी बात समझे? अली मैंने गाड़ी खरीदी 5 मिलियन की, 50 लाख की, और मैंने कहा उसकी जिंदगी 5 साल है, तो उसका मतलब है हर साल वो 1 मिलियन कम हो जाएगी, तो उस 1 मिलियन का फायदा भी तो उठाऊंगा ना मैं उससे। तो वो फायदा वर्सेस बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट, ये चल रहा है इसमें। आई बात समझ में? तो मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, पढ़ा है ना मैचिंग प्रिंसिपल? रेवेन्यू ऑफ अ ईयर शुड मैच द एक्सपेंस ऑफ द ईयर, बगैर उसके तो अकाउंटिंग चल ही नहीं सकती। सर आप क्यों वैल्यू कम करने जा रहे हैं किसी एसेट की? भाई एसेट की वैल्यू कम नहीं करूंगा तो कौन सा लॉ अप्लाई नहीं करूंगा? प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है? एसेट शुड नेवर बी। अब ये सब बातें अब आपसे शुरू करूंगा करना, डन है सर? यहां तक इतनी लंबी तमीद बहुत है आपके लिए। सर अब यहां से आते हैं सबसे पहले। सर हम किसी भी एसेट की वैल्यू को
फॉल या कम क्यों करने जा रहे हैं सर? हेडिंग डालिए कॉजेज ऑफ नॉन करंट या कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट ये हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालेंगे सर आप इसके अंदर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई ये सवाल मेरा नॉन अकाउंटिंग वाले बच्चों से ना रिलेटिवली नहीं है। ये सवाल जो मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ, ये सवाल है सर मेरा यूजुअली उस बच्चे से जो अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है। कॉजेज क्या होते हैं मुश्तबा? तो रीजन और कॉजेज में फर्क होता है। हाँ, क्या कहा मैंने? यस। अब सुने सर, इसीलिए मैंने पूछा उनसे, और कोई ऐसी बात नहीं उनसे पूछा तो उनके कोई कुछ कम होगी उनकी इज्जत में, नहीं भाई, कम से कम बता तो रहे। रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन, कहानियां इतनी है डेप्रिसिएशन में कि पढ़ाया हुआ भी हो तब भी भूल जाता है बच्चा। सर एक तरफ हेडिंग डाल दीजिएगा रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन और एक तरफ हेडिंग डालिएगा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, सामने सामने, ताकि आपको पता हो रीजंस एंड कॉजेज में क्या फर्क है। कॉज कोई नेचुरल क्लैमिटी है, मतलब कोई नेचुरली किसी वजह से आपने किसी चीज की वैल्यू कम की हो। सर कॉजेज में पहला कॉज तो सबसे ज्यादा दुनिया जिसको मानती है वो है सर वेयर एंड टेयर। मैं कोई एसी खरीदूं, उसे 1 साल चला लूं, आप फिर मुझसे खरीदें तो जवाब दें मुझे क्या वैल्यू देंगे? वही जिस पे मैंने खरीदा या आप कम वैल्यू देंगे? कम। क्यों? क्योंकि अब वो चल चुकी है, उसमें कोई ना कोई क्या आ गया है, वेयर एंड टेयर, कहीं ना कहीं से उसमें कोई टूट फूट हो गई है। सर दूसरी चीज, क्यों हो गया ऐसा? कुछ किताबें लिखती हैं इसको रस्ट एंड डस्ट। द रीजन फॉर द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज रस्ट एंड डस्ट। मेरे नाना का बिल्कुल सीव्यू में एक बिल्कुल फ्रंट पे एक घर है, बिल्कुल सामने वाला। अगर वो घर उनका है साहब, तो सामने जो समंदर इतना खतरनाक बह रहा है, उस समंदर की वजह से उसकी रेनोवेशन साल में 1 दफा जरूर होती होगी। मेरी बात समझ रहे हो? नॉर्थ नाजमाबाद वाले घर को रेनोवेशन की बार बार जरूरत नहीं है, वहां रस्ट ज्यादा है। जवाब दो, वहां फॉल इन द वैल्यू ज्यादा आती होगी और यहाँ फॉल इन द वैल्यू क्या आती होगी? कम। इसी तरह जो गरीब वाले हैं, मैं आपको ये टेक्निकल बातें इसलिए बता रहा हूँ, अब आप बिजनेस के स्टूडेंट है, जस्ट 1 साल रह गया, अब आप किसी यूनिवर्सिटी में होंगे, और सी बातें याद रखें। सर ये जो एसी का जो गरी बनाता है ना, गरी लाहौर के लिए ना एक अलग टाइप का एसी बनाता है गरी का। सेम मॉडल होता है, शक्ल सेम होती है, उसकी पाइपिंग जरा चेंज होती है। कराची में रस्ट लगने का चांस ज्यादा होता है तो उसी तरह उसके गेज को बनाया जाता है। लाहौर में जरा डिफरेंट तरीके का एसी चाहिए होता है, वहां समंदर वमंदर करीब नहीं है, वहां जिस तरीके की चीज चाहिए होती है वो वहां के लिए प्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब है लाहौर वाला मॉडल अलग बनाया जाता है, यहाँ वाला मॉडल अलग बनाया जाता है। रीजन, मेन रीजन ये है, सुना है ना स्मोग है वहां पे, तो कराची में क्या है, कराची में सीमेंट है डायरेक्ट। तो हम सब जहां से निकलते हैं वहां से लेके यहाँ तक आते आते अपनी रंग शक्ल सब बदल चुके होते हैं। 5 स्टार से कुछ अरसे पहले अगर आप बाइक पे घूमते हैं, और अगर आप 5 स्टार पे घूम रहे थे कुछ अरसे पहले, तो आप अलग थे, अब आप अलग हैं। तो ऐसा है हमारे यहाँ ना, तो ये हम थोड़े थोड़े इलाकों के हिसाब से अलग अलग बनाते हैं। कंडीशन यही है। नंबर 2, दूसरी चीज, कोई और बच्चा, सर वैल्यू फॉल कैसे होती है एसेट की? हनी कोई भी ऐसी बात कि मैं ऑब्सोलेंस, वेरी गुड सर, इसका मतलब है सर ऑब्सोलेंस का एक आसान वर्ड तो ये होता है सर, चीजें क्या हो जाती हैं वक्त के साथ साथ आउटडेशन। या भाई इसने एक मुश्किल सा लफ्ज बोला है जो आपको आना चाहिए सर, ऑब्सोलेंस, OBSCELENC, ऑब्सोलेंस ऑब्सोलीट से निकला है, चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं। अली को एग्जांपल दो भाई, मैं दूं एग्जांपल सर, नोकिया 3310, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल फोन्स इन द वर्ल्ड। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं उसकी बैटरी टाइम, अगर किसी के पास पुराना पड़ा हो तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ अभी भी अगर वो सही हुआ तो उसका बैटरी टाइम, अगर वो सही बैटरी के साथ है तो उसका बैटरी टाइम 5 से 6 दिन होगा। सर 5 से 6 दिन चलने वाला फोन आज ऑब्सोलीट है, यस ऑब्सोलीट है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, सर उसको कोई नहीं खरीदेगा। मैं आपको भी दूं तो आप भी नहीं लेंगे, शायद फ्री में भी नहीं लेंगे। आप बोलेंगे सर मैं क्या करूंगा इसका, उसमें मैसेजेस, मैक्सिमम मैसेज की लिमिट जो एक मैसेज टाइप करने की 149 वर्ड्स है, तो एक मैसेज जाएगा तो 149 वर्ड्स के बाद वो मैसेज सेंड करके आपको नया मैसेज भेजना है। और फोन में कैपेसिटी भी SMS के आने की सिर्फ 150 मैसेजेस है, पुराने वाले उड़ाने पड़ते हैं और नए वाले, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ऑब्सोलीट हो गया वो, अब वैल्यू नहीं रही उसकी कोई। इसी तरह iPhone 5 है सर, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, अब वो स्लो गया है बहुत। सर थर्ड पार्ट, कोई और वजह डेप्रिसिएशन की, वो है सर इसमें इसका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। 1974 की करोला और 2024 की करोला, बिजनेस में क्या इस्तेमाल करोगे? 1974 की करोला या 2024 की करोला? बिजनेस में क्या इस्तेमाल करोगे? ये ना, क्यों? पुरानी वाली ज्यादा मजबूत है,
लेकिन आज आप क्यों नई लेने के चक्कर में, पुरानी वाली की टेक्नोलॉजी पुरानी होती जा रही है, वो लेस फ्यूल एफिशिएंट है। आ रही है बात समझ में? उसके पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, फिर जिसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे उसका कोई फिर मैकेनिक भी नहीं होगा उसी तरह। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आप सर चीजों को क्या करते जाते हैं, डेप्रिशिएट, नया मॉडल आएगा। अच्छा ये तो मैं बार बार गाड़ियां वाड़ियां ऐसी बात करता हूँ ना, ये तो हम सब देखते हैं, फैक्ट्री में मशीनरी जो लगी होती है ना, असल में वो टेक्नोलॉजिकली पुरानी हो रही होती है। एक मशीन लगी थी पुरानी, वो 150 यूनिट पर आवर प्रोड्यूस करती थी, अब चाइना ने नई मशीन बना दी है, वो 1000 यूनिट पर आवर प्रोड्यूस करती है, तो भाई आप नई वाली पे जाओगे ना, पुरानी वाली को छोड़ दोगे, तो टेक्नोलॉजी नहीं है। सर इसी तरह बात करते हैं किसकी, फोर्थ, एनीवन इंसर्ट एनी अदर कॉज फॉर डेप्रिसिएशन। एक और कॉज बताइए, दिल खुश हो जाएगा मेरा, आपको पता है सर, मैं बताऊं आपको। एक होता है सर इन्वायरमेंटल फैक्टर। सर जिस इन्वायरमेंट में यूज किया गया है वो भी सर डेप्रिशिएट करता है चीजों को। अभी एग्जांपल नाना वाले घर की दी है मैंने, इन्वायरमेंट चेंज हो गया सर, डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई। इन्वायरमेंट चेंज हो गया, डेप्रिसिएशन क्या हो गई, कम हो गई है डेप्रिसिएशन, मगर कम या ज्यादा। डिमांड वाले फैक्टर्स नहीं आते बेटा, वो दूसरी तरफ जाएंगे, किसी और टॉपिक पे डिबेट है उसकी। डन, यहाँ तक लिख लिया। अब सुनिए सर, रीजन सर आपने सामने लिखवाए थे, इस पे कोई डिबेट नहीं कर रहे। अब सुनिए, आपको मेरी बात समझ में आएगी। एग्जामिनर जब भी आपसे कॉजेस पूछेगा तो आप ये लिखेंगे, रीजन पूछेगा ना तो मैं मेंशन कर रहा हूं ऊपर, रीजन आप हमेशा अकाउंटिंग वाले लिखेंगे, रीजन हमेशा अकाउंटिंग वाले होते हैं। अकाउंटिंग रीजन क्या है, आप डेप्रिसिएट या डेप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं। वेरी गुड सर, आप सबसे पहले एग्जामिनर को ये बताएंगे भाई मैं प्रूडेंस की वजह से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। एग्जामिनर पूछेगा व्हाट आर द रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो आप लिखेंगे पहला प्रूडेंस, दूसरा आप लिखेंगे सर इसके साथ साथ इसके अंदर मेंशन करेंगे मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं, वरना आपको कोई शौक नहीं है। और कोई बोले सर वेयर एंड टेयर होता रहा, बोला हो रहा होने दो, अकाउंटिंग अलाउ करेगी तो करूंगा। अकाउंटिंग अलाउ किस चीज को कर रही है, वेयर एंड टेयर की वजह से, या एसिड की वैल्यू ओवर स्टेट ना हो इस वजह से, एसिड की वैल्यू ओवर स्टेट ना हो इस वजह से कर रही है, तो रीजन ये बनेगा ना। कॉज तो हर किसी में कॉज है, तो आपके घर का एसिड भी कॉज है उसकी कोई ना कोई डेप्रिशिएट होने की। सर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर प्रूडेंस में से हमने कौन सा एरिया लेना है, एसिड शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड। और मैचिंग प्रिंसिपल से कौन सा एरिया लेना है वो भी लिख के आपको दे देता हूं सर। लिखें सर सबसे पहले, सर यहां मेंशन करेंगे सर प्रूडेंस। जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होगा आप प्रूडेंस के दो एरियाज को काम कराएंगे सर। एक साथ साथ लिखते हैं इस बार, एसेट्स शुड नेवर बी overstated and estimated expenses should be recorded। एक वजह तो यही है। दूसरी बात के लिए सर हेडिंग डालें मैचिंग प्रिंसिपल की। मैचिंग प्रिंसिपल सर कहता है, लिख लिया, एक्सपेंस ऑफ द ईयर should match the revenue of the year। सबसे अहम बात यह है, irrespective of the expense has been paid or not। अगर ये ना लिखूं तो बात नहीं समझ में आएगी कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंस पे नहीं हुआ है तब भी हमें उसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आ रही है बात समझ में। एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंस हैज बीन पेड और नॉट। अगर आपने पे किया हो या ना किया हो तब भी आप उसे क्या करेंगे सर, तब भी आप उसे रिकॉर्ड अली करेंगे। मेरी बात समझ में आई है। सर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग अलाउ करती है। सर आप बोले, कोई भी बोले आपसे कहाँ अलाउ हुआ है, आप बोलेंगे सर जाके IAS 16 और 36 पढ़ लो। कोई बोले भाई आपने पढ़ा हुआ है, बोलो नहीं पढ़ा हुआ लेकिन हम श्योर हैं सर,
IAS 36 और 16 और 36 में लिखा हुआ है कि जब भी वैल्यू ऑफ एसेट फॉल करती है तो हमें उसे रिकॉर्ड करना होता है। आ रही है बात समझ में? अब सर सुने काम की बात, अब आपके कोर्स की स्पेसिफिक छोटी छोटी लाइक एरिया जहां से स्टार्ट करते हैं हम डेप्रिसिएशन, पहले तो सुने। डन, पहले सबने लिख लिया? लिख के जरा पेन ड्रॉप करें, मैं आपसे एक बात करूं, सुने। डन, पेन ड्रॉप करके 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको ना एक प्रॉपर केस दे रहा हूं। जब से मैंने पिछले 10 सालों से एएस लेवल को इस तरह पढ़ाना शुरू किया है, मेरे सामने इस बात के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए कि बच्चों को बहुत बेहतर अंदाज से ये टॉपिक समझ में आने लगा। सर पहले तो एक बात समझें सर, ये टॉपिक ना डेप्रिसिएशन 3 चीज़ों पर डिवाइडेड रहेगा। मैं इनको अलग अलग लिखवाऊँ और बाद में आपसे बोलूँगी सर आप इसको जो है ना मेरे साथ इसे बाद में कवर अप करें। अभी कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, मैं आखिर में बोलूँगा आपने कॉपी करना। डेप्रिसिएशन का टॉपिक 3 हिस्सों में डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं, 3 फंडामेंटल जो इसके पार्ट रहेंगे हमेशा उसमें। अली अगर आप इसमें चैंपियन होना चाहते हैं ना, आप इन तीनों के बारे में एक साथ सोचेंगे, कभी भी इन तीनों के बारे में अलग अलग नहीं सोचेंगे। ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही है। होता यही है, बच्चा कैलकुलेशन में इतनी जान लगाता है और पता चलता है उसे टी अकाउंट नहीं बनाने आ रहा। वो टी अकाउंट में इतना अच्छा होता है, पता चलता है उसे कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही। फिर वो इन दोनों में बहुत अच्छा होता है, पता चलता है उसे पॉलिसी पढ़ना नहीं आ रही। तो मसला ये है कि ये डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो, गौर से सुनो, अच्छे बच्चों की तरह सुनो मेरी बात। सर मैं आपसे कह रहा हूं, अभी तो मैं आपको छोटी छोटी सी एग्जांपल दे रहा था। वो क्या, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था सर कि ये एसी देखो 2 लाख का। आपको लगता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 2 लाख का एसी होगा? प्रॉक्टर एंड गैम्बल में कितने का एसी होगा? करोड़ों का होगा, अरबों का होगा? अरबों का होगा। मैं, आप अकाउंटेंट बन गए, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैंने आपको 1 अरब का एसेट दे दिया उठा के। नेशनल बैंक का ना पिछले पिछले से पिछले साल का, कोई पिछले से पिछले 4 साल पहले का, उसका रेवेन्यू जो है ना वो 300 बिलियन है। 300 बिलियन रेवेन्यू है एक बैंक का। उसके एसेट आपको लगता है कोई 1-2 बिलियन तो होंगे? जब 300 बिलियन का रेवेन्यू है तो 10-12 बिलियन का तो एसेट होगा। तो भाई इतने बड़े बैंक का आपको मैं डेप्रिसिएशन दे दूं, आपके हवाले कर दूं, आप तो फिर उसको एंड ही कर देंगे, बैंक ही बंद हो जाएगा अगले साल अगर वो सही नहीं आता होता। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में लग गया जाके इलाफ, वही उसका दोस्त बराबर वाला उसके साथ, वो भी आके उसके साथ बैठ गया, डेप्रिसिएशन दिल जो कर रहा था वो कर दी। तो कहाँ से प्रॉफिट से कहाँ लॉस में आके गिरेगी कंपनी, और फिर कभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा। फिर से जरा एक बार दोबारा से सोच लें इन 3 बातों को लिखने से पहले मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। एसेट 1,50,000 रुपए से लेके बिलियंस में हो सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? कोका कोला कंपनी के ग्लोबल अगर एसेट्स की बात की जाए तो पता नहीं कहाँ होंगे, शायद ट्रिलियन होंगे, शायद पता नहीं कहाँ होंगे, मुझे क्या पता कहाँ होंगे। तो मतलब समझ रहे हो, एक कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप बैठे हो, मैं आपको सिर्फ इस रूम के बारे में बताऊं, इसमें 40 लाख रुपए, और से देखिए 40 लाख रुपए का सामान है, चारों तरफ देख ले, ये 40 लाख आपको नजर आ जाएगा इस कमरे के अंदर। ये सामने 7-8 लाख की आपको स्क्रीन दिख रही होगी सर, ये 2 एसी लगे हुए पीछे 4 लाख के ही हैं, ये बुक रखी है 3.5 की होगी, ये फोन आप बेहतर मुझसे समझते हो, 14 प्रो मैक्स होगा तो कितने का होगा, 15 प्रो मैक्स होगा कितने का होगा, फिर ये आईपैड है, नीचे एक और आईपैड है, मेरी बात समझ रहे हो? ये सब पैसों से आ रहा है बॉय, फ्री का नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अगर बिजनेस को गौर से देखोगे, आप में से कोई हाइब्रो का है, कोई बीकन का है, कोई सिटी का है। सर हाइब्रो की किसी भी क्लास में बैठो, चारों तरफ आपको एसेट ही एसेट नजर आएंगे, बिल्डिंग में एंटर होंगे तो एसेट नजर आएंगे। तो सर ये उनकी कहानी है ना, मेहनत से पढ़नी है। बात समझ में आ रही है? तो छोटी सी बात तो है नहीं, एक बंदा भाग गया बैड डेट कर दिया, बात समझे? अब सुनो, यहां से स्टार्ट लेते नंबर 1, पहली स्टोरी 1। सर डेप्रीसिएशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास आपके कोर्स में कुछ मेथड्स हैं, गुड लक, दुनिया में 7 हैं, आपको सिर्फ 3 पढ़ने। सर आपको पढ़ने उसमें से नंबर 1, पहला आपको मेथड पढ़ना है सर, मैं यहाँ लिखूं सर, एक आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मेथड, बल्कि ऐसे नहीं सीधे लिख देते हैं सर, मेथड्स में एक आपके पास क्या आएगा सर, एक आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर सर स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद आपके पास दूसरा मेथड आएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसका नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कुछ लेते हैं, लेकिन अब इसके नाम को इन्होंने कंफर्म किया, दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरा जो मेथड है ना सर, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, इस टॉपिक के खत्म होने के भी बाद सर, उसका नाम है रिवैल्यूएशन मेथड। ये टॉपिक जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आखिर में बिल्कुल आप होंगे, तो मैं रिवैल्यूएशन मेथड पे बात करूंगा। सर पहले वाले को हम बोलते हैं सर स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरे वाले को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और तीसरे वाले को हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। ये टॉपिक इतना अच्छा है बेटा कि अल्लाह ताला ने भी इसके साथ ऐसे ऐसे काम रखे हुए हैं, जिंदगी में जितने गुनाह किए होते हैं वो सब इसी में याद आते हैं सबको, मैं बता रहा हूँ। अगर गुनाह किए होते हैं ना बहुत सारे, तो अंधा कर देता अल्लाह ताला इसमें बहुत सारी काम कहानियों में, डरा रहा हूँ ताकि शायद आप पढ़ लें। सर अब यहाँ देखें, मेरी बात सुने, मेथड के बाद दूसरी चीज वो होती है आपके पास पॉलिसी।
याद रखिएगा। और ओ लेवल्स वाले जानते हैं मैं पॉलिसी के बारे में क्या बात कर रहा हूँ। पॉलिसी कितनी होती है सर? 2 3 2 2 में कौन सी एक होती है सर आपके पास पॉलिसी? कौन सी? मंथली पॉलिसी। मंथली पॉलिसी क्या होती है सर? डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप। हाँ, ईच मंथ ऑफ ओनरशिप के हिसाब से आप उस पर जो है ना वो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे सर? चार्ज। सही है। दूसरी पॉलिसी कौन सी होती है सर? दूसरी पॉलिसी होती है सर आपके पास कौन सी? ईयरली पॉलिसी। ईयरली पॉलिसी लेकिन दो हिस्सों में ना, अब क्या किस में डिवाइडेड होती है नवीरा? 2 हिस्सों में। पहला एरिया क्या होता है सर उसका? पहला एरिया होता है सर इन द ईयर ऑफ में, इन द ईयर ऑफ परचेज में मैं सर क्या चार्ज करूंगा? जिस साल मैं खरीदूंगा उस साल में परचेज में क्या चार्ज करूंगा? डेप्रीसिएशन क्या चार्ज करूंगा सर? फुल। इन द ईयर ऑफ परचेज में डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज होगी? फुल। अभी मत लिखो, मैं आपको जूम करके दूंगा ये। और इन द ईयर ऑफ सेल में क्या चार्ज होगी सर? इन द ईयर ऑफ सेल में सर आप क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दूं तो क्या बनेगा? फिर बोलिए। इन द ईयर ऑफ परचेज में क्या करेंगे सर? नो डेप्रीसिएशन। मैंने यहां लिखा सर इन द ईयर ऑफ परचेज में सर क्या चार्ज करेंगे? इन द ईयर ऑफ परचेज में चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन कुछ भी नहीं। लेकिन इन द ईयर ऑफ सेल में क्या चार्ज कर देंगे सर? मैंने यहां लिखा इन द ईयर, इन द सेल ईयर में सर डेप्रीसिएशन आपकी कैसे चार्ज होगी? फुल। दूसरी वाली हार्डली ही कभी पास पेपर में कभी आई है पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी हमेशा आई है। दोबारा पढ़ें सर, दो पॉलिसीज है ना, फिर से पढ़ो। पहली कौन सी? मंथली। मंथली का मतलब है हर मंथ, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अब ये कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर। मैंने एक फोन खरीद लिया, मैं 1 महीने की डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज करूंगा, अगले साल फिर 12 महीने की करूंगा, क्योंकि अगले साल तो वो फुल रहेगा मेरे पास। लेकिन सर अगर ये पॉलिसी ना हो मेरी, मैंने कंपनी की पॉलिसी बनाई हो इन द ईयर ऑफ परचेज में मैं फुल चार्ज करूंगा, तो मैं इसी साल फुल चार्ज करूंगा, चाहे वो मैंने 1 महीने चलाया। लेकिन मैं जब जिस साल बेचूंगा उस साल उस पर कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, बात बराबर हो गई। तो ज्यादातर यही पॉलिसी होती है, यही वाली जिसपे मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं? इन द ईयर ऑफ परचेज में क्या चार्ज करेंगे? फुल। इन द ईयर ऑफ सेल में क्या चार्ज करेंगे? कुछ भी नहीं। और उसके बाद सर एक और जो अब आएगा आपके पास वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ये भी एक इसमें ना मुस्तफा, ये भी है इसमें सर। तीसरी के बाद चौथी पॉलिसी भी है, मंथली पॉलिसी प्लस ईयरली पॉलिसी। जिस साल खरीदेंगे उस साल चार्ज करेंगे फुल, जिस साल बेचेंगे उस साल चार्ज करेंगे मंथ बाय मंथ। ये भी एक पॉलिसी है, मेरी बात समझ आई? जिस साल खरीदेंगे उस साल क्या चार्ज करेंगे? मंथ बाय मंथ। लेकिन जिस साल बेचेंगे उस साल कुछ नहीं चार्ज करेंगे। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी बन गई। तो सर जवाब दें, पहले तो ये बताइए, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर देयर? 3। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और हाउ मेनी पॉलिसीज ऑफ डेप्रिसिएशन आर देयर? 3। वैसे 3। पहली कौन सी? मंथली। दूसरी कौन सी? ईयरली। और तीसरी कॉम्बिनेशन ऑफ मंथली एंड ईयरली। लास्ट बात ऑफ इंपॉर्टेंट, आज की क्लास की लास्ट बात, बस इतना बहुत है आपके जहन में ये काम कराने के लिए। सर मैंने यहां लिखा कि लास्ट चीज आपके पास आएगी सर, वो है सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर आप इस पे क्या अप्लाई करेंगे? सुने पहले, फिर मैं आपको इसको जूम करके देता हूं। 3 चीजें आपको इस टॉपिक में कवर करनी है, बस ये पूरा फ्रेमवर्क है इस टॉपिक का पूरा। सर पहली चीज क्या है देखिए सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे कॉस्ट अकाउंट, एक आपको ये बनाना है। दूसरी चीज आपको सर इसके अंदर क्या बनानी है? पीएफडी का अकाउंट, इसका मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। बैड डेट में क्या पढ़ा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। अब क्या पढ़ रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और आखिरी चीज आपको इसके साथ जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है सर? डिस्पोजल। यानी सर जब तक आप पूरे क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के इस तरह नहीं सोचोगे ये क्वेश्चन नहीं सोच, इतनी बड़ी किट, इतना बड़ा एरिया आपने किसी भी टॉपिक का नहीं देखा है। मैं कह रहा हूं 3 अकाउंट बनेंगे खाली, कॉस्ट, पीएफडी और डिस्पोजल, लेकिन वो बनेंगे इन बेसिस पे। तो बेसिस देख रहे हैं पीछे कैसी हैं? स्ट्रेट लाइन भी है, उस पर मंथली भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी है, उस पर ईयरली भी हो सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हो सकता है। कॉपी कर लें सर इसको, फिर यहां से सर आपका नेक्स्ट क्लास में जो है ना सर काम शुरू होगा। बस कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जूम कर दूं विद साइड मेथड्स, ये लो।